अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गौहर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बीमारियां, वजूहात और बचाव। पेज नंबर आपका है 57 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। सब बीमारियां ही हैं शुरू के अंदर। पेज नंबर 57, 58, 59 और 60 एंड 61 के हाफ। यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे, सब बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी है टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको ये क्वेश्चन के तौर पे आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो कभी भी अकेला नहीं आएगा, बल्कि इस तरह से लिखा होगा स्मॉल पॉक्स और मिसाल के तौर पर खसरा पर नोट लिखें या स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा पर नोट लिख दें। इस तरह आपको कोई सी दो बीमारियां इकट्ठे देंगे। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही जितना छोटा टॉपिक है आपके लिए बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ गया अकेला स्मॉल पॉक्स तो आपने इसके बारे में क्या बातें लिखनी है। सबसे पहले आपने बताना है कि एक वायरस है, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है। ये एक वायरस है जो सांस के रास्ते से इंसान में दाखिल होता है, ठीक है। ये पहली लाइन आपने स्मॉल पॉक्स के बारे में अपने जहन में रखनी है कि स्मॉल पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो सांस के रास्ते से इंसान में दाखिल होता है। जैसा कि क्या मरीज़ के खांसने से, ठीक है, बोलने से, छींकने से ये हवा में चला जाता है और फिर सेहतमंद शख्स के सांस के रास्ते जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का सबब बनता है। स्मॉल पॉक्स का बताना है ना, तो बताना है एक वायरस है, एक फैलने वाली बीमारी। और उसके फैलने का तरीका क्या है कि जब कोई इंसान खांसी करता है, बोलता है या छींकता है तो इसके जरासीम हवा में चले जाते हैं और उसी हवा से सेहतमंद शख्स सांस लेता है, कोई और दूसरा इंसान जो बिल्कुल ठीक है, और उसके अंदर भी ये जरासीम चले जाते हैं और उसको भी स्मॉल पॉक्स हो जाता है। तो आपने सिर्फ इसके बारे में बेसिक लाइन जो डिटेल है ये बतानी है। और उसके बाद आपने लिखनी है अलामात। अलामात की हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। आगे 2 डॉट लगा के नीचे वाली लाइन के सेंटर से आपने शुरू करना है। इस बीमारी के अलामात में अचानक बुखार हो जाता है, सर दर्द होता है, कमर दर्द के आना और बाज़ दफ़ा बच्चों में ख़ास तौर पर झटके लगना। बुखार के तीसरे रोज़ बाजुओं और टांगों पर दाने निकल आते हैं। ये अलहदा पॉइंट बना देना, ये अलहदा पॉइंट बना देना, ठीक है, कि 2 पॉइंट बना देना अलामात की और एक उसकी डेफिनेशन। बस इन्होंने आपको इस तरह ही जो है वो उसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद नीचे लिख देना मुदाफ़त की हेडिंग। अगर आपने 3 हेडिंग देनी है ना, तो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की हेडिंग दे के तो आपने ये लाइन लिखनी है कि ये एक वायरस, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लाइनें अपने वर्ड्स में जो है वो लिख देना। उसके बाद अलामात लिखना, 2 पॉइंट बना देना अलामात के। उसके बाद मुदाफ़त, और मुदाफ़त के अंदर ये लाइन ऐड कर देना कि एक बार स्मॉल पॉक्स का हमला मरीज़ में सारी ज़िंदगी के लिए मुदाफ़त पैदा कर देता है। यानी अगर किसी को ज़िंदगी में एक दफ़ा स्मॉल पॉक्स हो गया ना, तो अब पूरी ज़िंदगी उसके अंदर पावर आ गया, दोबारा उसके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं जाएगा। और दोबारा हमला शाज़ो नाज़र ही होता है, यानी कभी कोई बंदा हो शायद जिसको दोबारा 2 दफ़ा स्मॉल पॉक्स हो, वरना सबको ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा ही होता है। तो वैसे अगर आप देखें तो ये कितना छोटा टॉपिक है कि अगर आप यहाँ से यहाँ एज इट इज़ पैराग्राफ उतार देते हैं और लिख देते हैं तो आपको पेपर में इसके क्या ही नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप 3 हेडिंग बनाते हैं, पहले स्मॉल पॉक्स 2 डॉट, नीचे सेंटर वाली लाइन से स्टार्ट करना है, लाइन के सेंटर से, और 2-3 लाइनों में ये इसकी वायरस की डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या है और कैसे फैलता है। उसके बाद अलामात की हेडिंग दे के 2 पॉइंट बना के अलामात लिख देते हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन में मुदाफ़त की हेडिंग दे के तो उसकी मुदाफ़त लिख देते हैं। तो 3-4 पॉइंट यानी कि आधे से ज़्यादा पेज का क्वेश्चन बन गया, तो 5 नंबर आपको मिल गए। तो ये तरीका है वो जो आपको खुद नहीं पता होता, स्टूडेंट बस ऐसे याद कर लेता है, उसको ये नहीं पता कि लिखना कैसे है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, नंबर कैसे बनाने हैं, तो ये आपको कोई टीचर ही बताता है। तो इसलिए आप लेक्चर पूरा देखें कि आपको समझ आए कि हर क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। बहरहाल ये था आपका स्मॉल पॉक्स का टॉपिक। मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आप स्मॉल पॉक्स करेंगे ना तो ये अकेला आपको नहीं आएगा पेपर के अंदर। स्मॉल पॉक्स के साथ कोई ना कोई छोटा सा टॉपिक और ऐड कर देंगे और लिख देंगे कि इन दोनों पे नोट लिखें। बहरहाल अब आगे चलते हैं जी पेज नंबर 58 के ऊपर, जिसके अंदर पहला टॉपिक आपका आ जाता है पोलियो का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पोलियो, अच्छा कोई भी क्वेश्चन है ना, अगर आप ऐसे एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक बुक की तरह पैराग्राफ उतार देते हैं तो एग्जामिनर बिल्कुल ठीक भी होगा ना, आपको उसमें से 5 में से 3 नंबर देगा। ये बातें मैं हर चैप्टर के अंदर बताती हूँ। लेकिन अगर आप उसको हेडिंग दे के, ठीक है, 2 डॉट लगा के नीचे वाली लाइन से शुरू करके लंबा लंबा करके प्यारा करके मार्कर और पेन का कॉम्बिनेशन बना के लिखेंगे तो वही पढ़े बगैर अगर आपने बीच में से 5 लाइनें लिखी है ना, पूरे टॉपिक में से कितनी छोड़ दी हैं, आधा टॉपिक ही छोड़ दिया है, फिर भी वो आपको 5 में से 5 नंबर दे देगा। तो लिखने का तरीका ज़्यादा मैटर करता है बजाय कि आप ज़्यादा लंबा लिखते जाएँ। बहरहाल पढ़ते हैं पोलियो क्या है। सबसे पहले लाइन आपने लिखनी है, पोलियो एक मुतद्दी बीमारी है। मुतद्दी बीमारी ऐसी बीमारी होती है जो फैल जाती है, एक इंसान को उससे दूसरे इंसान को लग जाती है।
ठीक है। पोलियो की बीमारी 2 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत आम है। उसके बाद ये लाइन आपने बतानी है कि एक तो फैलने वाली बीमारी है, ऊपर से ये ज़्यादा उन बच्चों को होती है जो 2 साल से भी कम होते हैं। पोलियो वायरस मरीज़ में खाने पीने की अशिया के साथ मुंह के ज़रिए नर्वस सिस्टम में दाखिल होता है, निज़ाम हज़ाम से खून की नालियों में पहुँच जाता है और आखिरकार मरीज़ के असबी निज़ाम पर हमला करके नर्व सेल्स को तबाह करके फॉलिज का सबब बनता है। बहुत लंबी लाइन है, याद करने में मुश्किल लगेंगी, तो इनको समझ लें कि जो मरीज़ खा रहा है ना, उसके अंदर अगर पोलियो चला गया खाने पीने वाली चीज़ में, तो वो खाने वाली चीज़ के साथ उसके मुंह में चला गया, मुंह से दिमाग के नर्वस सिस्टम में, दिमाग के हिस्से में चला जाएगा। पहले खाने वाली चीज़ में था, उसने वो चीज़ खाई, उसके मुंह के अंदर से दिमाग के नर्वस सिस्टम के हिस्से तक पहुंच गया। फिर निज़ाम हज़म भी तो होगा ना वो खाना, तो हज़म होते हुए उसकी खून की नालियों में भी चला जाएगा और फिर क्या होगा, मरीज़ के असबी निज़ाम पर हमला करके नर्व सेल्स को तबाह करके फॉलिज का सबब बनेगा। यानी कि मरीज़ का जो दिमागी निज़ाम है ना और खून का निज़ाम, दोनों को मिला के असबी निज़ाम उस पर हमला करेगा, उसके नर्व सेल्स, उसके दिमाग की नसों पर हमला करेगा और उसको फालिज हो जाएगा। वो चलने फिरने से उसका पाँव जो है वो रह जाएगा, उसकी टांग छोटी रह जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। तो ये इसके फैलने का हमला की हेडिंग देना और ये लिख देना। पहले आपने 2 लाइनें लिखनी है पोलियो लिख के कि पोलियो एक मुतद्दी बीमारी है, ये बीमारी 2 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है हमला, और हमले के नीचे 2 डॉट लगा के नीचे वाली लाइन से यहाँ तक बताना है कि इसका हमला किस तरह से होता है, क्या क्या तरीक़ेकार है। उसके बाद आ जाएगा ये बीमारी का फैलने का तरीका क्या है। ज़ुकाम के साथ बुखार, कै और अज़लात में दर्द से शुरू होती है। अब यहाँ से अलामात शुरू कर दें, ठीक है। अब आपने हेडिंग देनी है अलामात, मार्कर के साथ 2 डॉट लगाने, नीचे वाली लाइन से शुरू करना है। ज़ुकाम के साथ बुखार, कै और अज़लात में दर्द से शुरू होती है। अज़लात में दर्द यानी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द होता है। और तो फालिज की नौबत तो नहीं आती, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को फालिज ना हो, लेकिन अगर वायरस ज़्यादा खतरनाक है तो एक हिस्सा जिस्म का, जैसे एक टांग या एक पाँव, एक बाजू जो है वो कमज़ोर या मफलूज रह जाए, यानी कि चलने फिरने से कासिर हो इंसान, इसका हमला ज़्यादातर एक या दोनों टांगों पर होता है। ज़्यादातर इसका हमला क्या होता है, या एक टांग खराब हो जाती है या दोनों टांग खराब हो जाती हैं, जिससे हिस्सा पतला हो जाता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों की निस्बत इसकी अफजाइश सुस्त हो जाती है। जैसे कि तस्वीर के अंदर बच्चे है, इसकी एक टांग जो है वो सुस्त हो गई है और कमज़ोर हो गई है और वो बड़ी भी नहीं हो रही, इसकी अफजाइश सुस्त हो गई है, उसकी नशोनुमा नहीं हो रही, इसलिए इसको जो है वो पोलियो हो गया। तो ये आपने अलामात के अंदर जो बेसिक बातें अपने दिमाग में रखने वाली, बस उनको एक दफ़ा अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख देना है। उसके बाद आपने बताना है जी कि इलाज, ठीक है। यहाँ से आपने हेडिंग देनी है इलाज। 3 हेडिंग आ गई हैं अभी तक। सबसे पहले आपने पोलियो के बारे में 2 लाइनें लिखी, फिर आपने लिखा हमला, हमले के बाद आपने लिखा अलामात, अलामात के बाद आपने लिखना है इलाज, और इलाज के अंदर आपने लिखना है एंटीबायोटिक अद्वियात भी मददगार साबित नहीं होती। यानी ये नहीं कि हम उन्हें एंटीबायोटिक दवाई दे दें कि अब उन्हें पोलियो ना हो तो फ़ायदा, जो हो गया वह वो तो हो गया, वो अब ठीक नहीं हो सकता। वो बच्चा जो पोलियो की वजह से माजूर हो जाए, चल फिर ना सके, उससे गजाइत से भरपूर खुराक देनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन आप काट दें, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बात को फिर याद भी नहीं रहता। बाकी पट्टों को ताकतवर बनाने के लिए वर्जिश करनी चाहिए, बस यहाँ तक ही काफ़ी है, ठीक है। ये आपका इलाज हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं और फिर ये एहतियाती तदाबीर, ठीक है। इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें कि एहतियाती तदाबीर, यानी जिसको पोलियो हो गया है उससे एहतियात कैसे करनी है। बीमार बच्चे को अलग कमरे में दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिए। पोलियो से बचने के लिए सबसे अहम तरीका पोलियो वैक्सीन है। पाकिस्तान, बस इतना ही। और पाकिस्तान ने पोलियो का मुदाफ़ियाती वैक्सीन EPIO एक अहम संग मील है। ये आपका ना MCQs है, ठीक है। EPI कि EPI MCQs आएगा क्या है, तो आपने बताना है कि पोलियो के लिए EPI इस्तेमाल होता है। लिखना ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन MCQs आपने याद रखना है कि पोलियो के लिए जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, EPI। और ये पास पेपर्स के अंदर मैंने देखा है, ये MCQs पेपर्स के अंदर आता है। तो ये आपको हो गए थे एहतियाती तदाबीर। सिर्फ आपने 4 पॉइंट याद रखना है पोलियो के हवाले से। जब आपको क्वेश्चन आए, अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी याद आ रहा, आपको 4 हेडिंग याद है, उनके बारे में आप अपने अल्फाज में, आपको पता है कि ये बातें हैं, तो खुद से भी लिख सकते हैं। ये था आपका पेज नंबर 58 के ऊपर पोलियो का टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी है। ये एक वायरस है, इसकी 3 किस्में हैं। फिर आपने नीचे जो है वो ऐसे पॉइंट बनाने हैं 1, ठीक है, लिखना है टाइप A, फिर 7 बनाना है 2, लिखना है टाइप B, और यहाँ बनाना है 3 और यहाँ लिखना है टाइप C पेन के साथ, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा के वायरस की 3 इकसाम है। एक लाइन ये हो गई, नीचे वाली लाइन में लिखना है टाइप A, सेंटर में टाइप B और एंड पे टाइप C। उसके बाद नीचे वाली लाइन से शुरू करना है। इन्फ्लुएंजा बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो 1-2 मरीजों से पूरी दुनिया में लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी अलामात आ गई। 2 लाइनों के अंदर मैंने ऊपर हेडिंग बनाई हुई है, 2 डॉट लगा के लिखा हुआ है कि अलामात
क्या होता है, गला ख़राब होता है, खांसी आती है, बुखार आती है, नाक और आंखों से पानी बहता है, सर दर्द होता है, पट्टों में दर्द होती है, मामूली कामकाज के बाद थकावट हो जाती है। मर्दों और औरतों में ये हमला एक जैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो बता रहे हैं कि कब ये होता है। ये हमला अमूमन सर्दियों और बरसात के मौसम में होता है ज़्यादा, और उन जगहों पे होता है जहाँ ज़्यादातर लोग इकट्ठे रह रहे हैं। उसके बाद आ जाना है इन्फ्लुएंजा, एक दूसरे से इंसान को अमूमी तौर पर खांसने, छींकने और बोलने के दौरान पैदा होने वाली थूक की नन्ही मुन्नी बूंदों में वायरस के ज़रिए फैलता है। एक ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ठीक है। ये नीचे पैराग्राफ ऐसे ही बगैर हेडिंग के उतार देना। सबसे पहले आपने इन्फ्लुएंजा लिखना है, फिर नीचे लिखना है इसके 3 एग्जाम है, और फिर लिख देना है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर अलामात, बल्कि एंड पे लिखना टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी के बाद लिखना एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बगैर हेडिंग के, नीचे वाले लाइन से शुरू करके पैराग्राफ। उसके बाद अलामात लिखना यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद लिखना कि फैलाव का ज़रिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी हेडिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं फैलाव का ज़रिया। बस इसकी जो है ना यही 4 हेडिंग थी। अलामात हो गई, फैलाव का ज़रिया हो गया, और ऊपर एक पैराग्राफ और उसके ऊपर एक लाइन। बस ये 4 हेडिंग के अंदर थोड़ा सा आपने अच्छा सा करके प्रेजेंटेशन के साथ इन्फ्लुएंजा का टॉपिक लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 59 के ऊपर। आपका टॉपिक है जी खसरा। खसरा क्या है, आपने खसरे के बारे में बताना है कि खसरा एक बीमारी है खतरनाक, और जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, यानी बच्चों के मरने की तादाद बहुत ज़्यादा है खसरे की वजह से। उसके बाद आपने अलामात लिखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पैराग्राफ आपका अलामात का है। क्या होता है, इसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता बीमारी बढ़ती है, मुंह में दर्द होने लगती है, नमूनिया हो जाता है, ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, कान और आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्हीं बातों को आपने अपने अल्फाज में लिख देना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कोप्लिक्स स्पोर्ट, यही हेडिंग देनी है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर आता भी है। आप तो भी लॉन्ग तैयार करें ना, तो 2 या 3 दिन बाद कोप्लिक्स स्पोर्ट मुँह के अंदर नमक के ज़रिए जैसे छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे दमदार होते हैं। 1 या 2 दिन के बाद जिल्द पर सुर्ख धब्बे भी हो जाते हैं, धब्बे कान के पीछे, गर्दन और फिर चेहरे और जिस्म पर नमदार होते हैं, और एंड पे बाजुओं और टांगों पे निकलते हैं। पहले पूरे जिस्म पे निकल जाते हैं और एंड पे बाजुओं और टांगों पे निकलते हैं। इसके बाद बच्चा तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। ये तकरीबन 5 दिन तक मौजूद रहते हैं। इसकी हेडिंग आप धब्बे भी देख सकते हैं, ठीक है, सफ़ेद और सुर्ख धब्बे अगर आप चाहें, या कॉप्लिक्स स्पॉट भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप ये भी हेडिंग दे सकते हैं सफ़ेद और सुर्ख धब्बे, और आपको याद भी रहेगा कि आपने ये बताना है इसमें सफ़ेद धब्बे निकलते हैं, सुर्ख धब्बे निकलते हैं, 5 दिन तक रहते हैं, उसके बाद बच्चा ठीक हो जाता है। पहले मुंह, कमर और जिस्म पे निकलते हैं, बाद में बाजू और टांगों पर। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं सिर्फ यही आपने इकट्ठी करके लिखनी है। उसके बाद आपकी आगे एहतियाती तदबीर, उसको आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना, और आपका ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। और ये आपने पिंक जो है वो एक्स्ट्रा तौर पे पढ़ लेना, बस लिखना नहीं है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाए ना तो सही फास्टे टीका लगवाते हैं, ठीक है। और इनको क्या करना चाहिए, खसरे से बचाने के लिए अच्छी ग़िज़ाइयत दें। ये 2 आपके MCQs के लिए आ जाएंगे, और ये आपका बस खसरे का टॉपिक था। आसान से आपने पहली लाइन लिखी, अलामात लिखी, सफ़ेद और सुर्ख धब्बे लिखे, एहतियाती तदबीर लिखी, बात ख़त्म, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि इसको एज इट इज़ याद करें, इनको एक दफ़ा पढ़ें। अच्छा ये होती है अलामात इसकी, सफ़ेद और सुर्ख धब्बे ऐसे निकलते हैं, इतने दिनों बाद निकलते हैं, यहाँ पे निकलते हैं। उसके बाद बताएं कि एहतियात के लिए बच्चों को ग़िज़ाइयत दें, ठीक है, बात ख़त्म, इतना सा लिख दें। उसके बाद आ जाता है पेज नंबर 59, नेक्स्ट टॉपिक एड्स। एड्स के बारे में आपने क्या करना है, एड्स का मर्ज़ एक ख़ास वायरस से फैलता है, ठीक है, जो एड्स काफ़ी लंबा है, तो ये आपको मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टॉपिक में ही कवर करवा दूँ। आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, 15 मिनट से ऊपर, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों को इतना होमवर्क याद हो जाए तो काफ़ी है। नेक्स्ट में हम क्लियर करेंगे एड्स से लेके हेपाटाइटिस सी तक ये सारे टॉपिक। तो आपने तैयार रहना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी आपका होमवर्क ये है कि आज आपने बैठना है, बैठ के यहाँ से स्टार्ट करना है स्मॉल पॉक्स से और खसरा तक लेके सारे टॉपिक्स को आपने ऐसे जिस तरह मैंने बताया है याद करके बुक बंद कर देनी है, और ज़ुबानी अपने पेजेस पे, अपने टेस्ट पे, अपने कॉपीज़ पे जो है वो लिखना शुरू कर देना है। और उस तरह लिख के मुझे कमेंट के अंदर पिक्चर सेंड करें, या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पिक्चर सेंड करें कि टीचर हमने अपना आज का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लोग वीडियो देखें और चले जाएं, ये इसलिए है कि आप इसको याद करें और जिस तरह मैंने बताया उस तरह लिखें। खुदा हाफिज़। गौहर हेल्पिंग